Good morning, everyone. Today's topic for video lecture is newborn and their characteristics. तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूबॉर्न होता क्या है। तो कोई भी न्यूबॉर्न मतलब कि जो भी 38 से 42 वीक्स के बीच का जो न्यूबॉर्न होता है उसको हम नॉर्मल न्यूबॉर्न कहते हैं। और जिसका एवरेज जो बर्थ वेट होता है उसका 2.5 से 3.5 केजी के बीच होता है। जिस न्यूबॉर्न ने इमीडिएटली बर्थ के बाद से क्राई किया हुआ है और उसके रिस्पिरेशन सही है और जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसने क्विकली अडॉप्ट कर लिया है अच्छे से। तो ऐसे न्यूबॉर्न को हम एक हेल्दी नॉर्मल न्यूबॉर्न कहते हैं। बट अगर 37 वीक्स से कम का न्यूबॉर्न होता है तो उसको हम प्री टर्म मानते हैं, या अगर बर्थ वेट उसका 2.5 केजी से कम है तो उसको हम लो बर्थ वेट बेबी हम कंसीडर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो न्यूबॉर्न है उसके फिजियोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जो न्यूबॉर्न है उसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाइटल्स क्या है। तो वाइटल्स में टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पल्स जो होती है, नॉर्मल पल्स जो न्यूबॉर्न में होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट तक के लिए होती है। फीटस में जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो होती है वो 140 टू 160 होती है। लेकिन जो न्यूबॉर्न है तो उसका जो पल्स रेट है वो बेसिकली वो 120 टू 140 तक होती है, लेकिन बहुत सारे न्यूबॉर्न में ज़्यादा भी देखी जाती है। तो इसलिए जो पल्स है वो एवरेज 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। जो रेस्पिरेशन है वो 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। और जो न्यूबॉर्न का ब्लड प्रेशर है वो 60 टू 70 mmHg होता है। और बेसिकली जो न्यूबॉर्न है उसका जो मतलब कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 60 टू 70 mmHg होता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एब्सेंट होता है। न्यूबॉर्न में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेज़र हम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट की। एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट में जो न्यूबॉर्न की का वेट है वो 2.5 से 3.5 केजी के बीच होता है। हाइट जो है वो 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। और हेड सरकमफेरेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। और चेस्ट सरकमफेरेंस जो है वो 31 से 33 सेंटीमीटर होती है। चेस्ट सरकमफेरेंस हेड सरकमफेरेंस से कम होती है। पोस्चर जो है न्यूबॉर्न का जो पोस्चर है तो वो फ्लेक्स्ड और फिक्स्ड होता है जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में से बाहर आता है। तो अब हम बात करते हैं जनरल एग्जामिनेशन कि जनरल एग्जामिनेशन में जो स्किन कलर है तो न्यूबॉर्न का स्किन कलर जो है वो पिंकिश कलर का होता है और वर्निक्स कैसियोसा से कवर होता है। वर्निक्स कैसियोसा एक चीज़ी सब्सटेंस होता है जो न्यूबॉर्न के स्किन पर पाया जाता है। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न की स्किन है वो वेलवेट सॉफ्ट होती है। प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं उनकी स्किन थिन होती है, रेड होती है, शाइनी होती है और लाइनिंगों से कवर होती है। पोस्ट टर्म बेबी जो होते हैं उनमें वर्निक्स कैसियोसा की लगभग एब्सेंट होती है या कम होती है और स्किन जो होते हैं वो पीलिंग और रिंकलेड होती है। अब हम बात करते हैं कि हेड की। हेड में एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न में कैपिट सक्सिडेनम, मोल्डिंग, सेफेलोहेमाटोमा और क्रेनियोस्टिनोसिस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फेस की। फेस को जो होता है तो उसमें आई वाइडली सेपरेटेड होती हैं और इसके अलावा लो सेट ईयर्स होते हैं। नेक की बात करें तो इसमें हम नेक में हम मूवमेंट को हम चेक करते हैं। इसके ग्वाइटर तो नहीं है, थायरोग्लोसल सिस्ट वगैरह तो नहीं है, या स्टर्नोमेस्टॉइड हेमाटोमा वगैरह तो नहीं है। इसको हमें असेस करना पड़ता है या एग्जामिनेशन करना पड़ता है।
आइज़ में हमें कंजेनाइटल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं है, या स्पॉट वगैरह आइरिस के अंदर स्पॉट वगैरह तो नहीं है। कई बार डाउन सिंड्रोम के बच्चों में आइरिस में स्पॉट वगैरह देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है। या सब कंजक्टाइवल हेमरेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बर्थ इंजरी के बर्थ के टाइम अगर सपोज़ कोई अगर इंजरी हो जाती है तो उसमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज भी देखने को मिलता है, जो मोस्टली जैसे फॉरसेप्स डिलीवरी वगैरह हम यूज़ करते हैं, या तो ऐसा देखने को मिल सकता है। नोज़ में हमें ये देखना होता है कि नोज़ की कार्टिलेज को देखना होता है, फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स को असेस करना होता है। ईयर्स में ईयर्स की कार्टिलेज को असेस देखना होता है, और हियरिंग एबिलिटी कैसी है उसको देखना होता है। माउथ में गम्स स्मूथ हैं या नहीं है, टंग का कलर कैसा है इसको चेक करना होता है। टिथ तो एब्सेंट ही होते हैं, और जो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट वगैरह तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ओरल थ्रस्ट वगैरह तो नहीं है, ये हमें देखना होता है। चेस्ट में चेस्ट को एग्ज़ामिन करके हम ये देखते हैं कि एसिमेट्री है, टैकिपनिया ग्रंटिंग वगैरह तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स हैं कि मतलब अगर हम इसको स्कोरिंग अच्छे से कर लेंगे या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को हम असेस कर लेंगे तो हम बच्चे को, कई बार ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न में न्यूमोनाइटिस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रिट्रैक्शन वगैरह को असेस करना ज़रूरी होता है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो भी है इसके सिम्टम्स को असेस करना ज़रूरी होता है। हार्ट को हार्ट रेट जो है, हार्ट को एग्ज़ामिन हम उसके रेट से करते हैं, उसका रेट कैसा है, रिदम कैसा है। नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। मर्मर साउंड तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे भी हेल्पफुल होता है। एब्डोमेन को एग्ज़ामिन करना ज़रूरी इसलिए है कि हम डिफेक्ट्स को हमें देखना है, हिपेटोमेगली तो नहीं है, या स्प्लीनोमेगली तो नहीं है, या एनी अदर मास वगैरह तो नहीं दिख रहा है। अम्लाइकस को ओम्फेलोसिल तो नहीं है, या कोई अम्लाइकल कॉर्ड से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, अम्लाइकल कॉर्ड के पास रेडनेस या इन्फेक्शन वगैरह के सिम्टम्स तो नहीं है। येलो कलर्ड कॉर्ड जो होता है वो मिकोनियम स्टेन को वो सजेस्ट करता है। तो अम्लाइकल कॉर्ड में हमें आर्टरी को भी चेक करना होता है कि आर्टरी की संख्या कितनी है और वेंस की संख्या कितनी है। वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो कोई नहीं है, इसे असेस करना होता है। अब हम बात करते हैं जेनिटेलिया में। जेनिटेलिया में एग्ज़ामिन करने के लिए अगर मेल है तो मेल में पेनिस को हम एग्ज़ामिन करते हैं, टेस्टिस और स्क्रोटम के अंदर है उसको एग्ज़ामिन करना होता है। हाइड्रोसिल तो नहीं है, या हाइपोस्पाडियास तो नहीं है, या इपिस्पाडियास तो नहीं है। जो फोर स्किन जो पेनिस है वो फोर स्किन से कवर है। फीमेल में क्लेटोरियल एनलार्जमेंट को हम एग्ज़ामिन करते हैं। इसके अलावा जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा है, इससे क्लेटोरिस जो कवर होती है, तो इसे भी हमें असेस करना होता है। कोई वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, ये भी हमें असेस करना होता है। अब हम बात करते हैं बैक की। बैक में नॉर्मल न्यूबॉर्न का जो बैक होता है वो स्मूथ होता है, फर्म होता है। कोई भी कंजेनाइटल एनोमली जैसे स्पाइना बिफिडा वगैरह तो नहीं है, इसको हमें असेस करना होता है। अब हम बात करते हैं एनएस और रेक्टम की। एनएस रेक्टम को हम ये चेक करते हैं कि या एग्ज़ामिन करते हैं कि उसमें कोई परफोरेशन वगैरह तो नहीं है, या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी वगैरह तो कोई नहीं दिख रही है। मिकोनियम जो है वो 48 आवर्स बाद तक, बर्थ के 48 आवर्स बाद तक पास हो जाना चाहिए, इसे हमें पता करना होता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की। एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो उसमें सिंडेक्टिली या पॉलीडेक्टिली तो नहीं है, हिप डिसलोकेशन वगैरह तो नहीं है, और बोथ एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो सिमेट्री हैं या नहीं है, इसे हमें असेस करना होता है। ओके, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूबॉर्न एंड उसका एग्ज़ामिनेशन हम कैसे, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम कैसे करते हैं। उसमें भी हमने जनरल एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया। आगे के वीडियोस में हम बताएंगे कि उनका हम बैलर्ड स्कोरिंग वगैरह कैसे करते हैं, नर्वस सिस्टम एग्ज़ामिनेशन वगैरह कैसे करते हैं, या फ़िज़िकल और बिहेवियरल असेसमेंट कैसे करते हैं।
आज आई होप आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल न्यूबॉर्न क्या होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।